इसीलिए वी वोट फॉर मोदी जी। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो। राजनीतिक चुनाव है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। चलिए, लोकसभा का चुनाव जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र और एक तरीके से रण क्षेत्र तैयार है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रण क्षेत्र को शुरुआत करते हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा वो यही है कि एक तरफ भाजपा है जो कहती है कि भाई 370 पार हम लेकर आएंगे और एनडीए जो है 400 पार लेकर आएगी, और पीएम मोदी हर बार हर मंच से यही नारा दे रहे हैं। और आपको ये भी सुनाते हैं कैसे अमित शाह भी जब कह रहे थे, मैं आपको बताता हूं, अमित शाह ने कहा था कि भाई हमारे तो 400 हैं, और कांग्रेस को कह दिया 40, और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए बोल दिया कि आपके 4 भी नहीं आएंगे। तो विपक्ष पर हमला जोरदार, और विपक्ष कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सीटों का जो आंकड़ा जो दिया जा रहा है 400 पार का, वो संभव तो नहीं है, 200 में सिमट जाएगी, कोई 100 का आंकड़ा बताता है। और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो चल रही हैं वो चल रही हैं। क्या वो साइंटिफिकली सच है, सत्य है? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भाजपा जब आंकड़े देती है तो वो कहती है कि भाई हमारी तरफ से ग्राउंड लेवल पर हमने इसका सर्वे किया है, ये हमारा आंकड़ा तब आया है। ऐसे ही नहीं 370 पार का हमने नारा दे दिया, 400 पार का नारा हमारे द्वारा दे दिया गया है। अब अगर आप सोचते हैं कि भाई दिल्ली में सरकार बननी है, तो दिल्ली में सरकार बनती है उत्तर प्रदेश से होते हुए। 80 महत्वपूर्ण सीटें जो हैं पूरी उत्तर प्रदेश की ही हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, और 80 सीटें यहां पर आपको लोकसभा में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी देती हैं। पिछली बार भी भाजपा को अच्छी मेजॉरिटी मिली, बसपा को आप सोचिए सपा से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन सपा इस वक्त ज्यादा उत्साहित है, कहती है हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब 1 जून को 13 उन सीटों पर, 13 अब लकी रहेगा कि नहीं भाजपा के लिए या इंडी गठबंधन के लिए, ये दिन भी देखना पड़ेगा 1 जून का किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को तो साधा साधा, पश्चिम बंगाल भी गए और दक्षिण में भी लगातार अपनी रैलियां करते रहे, वहां के दौरे करते रहे, चुनावी सभाएं करते रहे, जनता को संबोधित करते रहे, और हर क्षेत्र पर धुआंधार प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा था, रोड शोज किए जा रहे थे, जनता से कनेक्ट बनाया जा रहा था। तो क्या आपको जिस तरीके से पहले भी पता होगा कि दक्षिण को साधने का प्रयास, मंदिरों के दर्शन करना, और वहां कालाराम मंदिर भी आपको पता याद होगा, महाराष्ट्र में वहां पर भी गए थे पीएम मोदी। तमाम जगहों के मंदिरों के, दक्षिण तक के सारे मंदिरों के दर्शन जो पीएम मोदी ने किए। तो दक्षिण की भी अगर बात करें तो क्या महत्वपूर्ण सीटें वहां से भी मिलेंगी? क्या अब कोई रिकॉर्ड जो है भाजपा की तरफ से सेट कर लिया जाएगा? क्योंकि अगर 400 का नारा दिया है तो कुछ तो होगा। चलिए, ये बातें तो चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, क्या है लेटेस्ट उनकी बाइट्स, क्या अपडेट्स हैं, वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। चलिए, ये तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, और स्टूडियो से मैं शिवम दत्त मेहता आपके साथ तो हूं, लेकिन वाराणसी से, काशी से हमारे साथ लावनी
विनीत। लावनी विनीत इस वक्त काशी से जुड़ चुकी हैं। लावनी, आप मुस्कुरा रही हैं और काशी का रंग, वहाँ की वाराणसी, वहाँ की संस्कृति, अद्भुत परंपरा और वहाँ के लोगों में भी भक्ति रस देखने को मिलता है। शिव की नगरी है। कैसा आप वहाँ पर महसूस कर रही हैं? और जनता के बारे में भी आप बताइए, कैसा उनका मूड है? चुनाव तो चुनाव है, लेकिन भक्तिमय वहाँ का पूरा वातावरण भी रहता है। और इसी के साथ कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे 1 जून की भी। बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि मैं जिस तिराहे पर खड़ी हुई हूँ, पहले तो मैं अपने कैमरामैन गोविंदा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा दिखाएं कि मैं जिस मंदिर पर हूँ ये माँ कामाक्षा का मंदिर है। और कहा जाता है कि जब आप काशी आते हैं तो आप काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, काशी के कोतवाल के काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, और माता कामाक्षा का अगर आपने आशीर्वाद नहीं लिया तो ये पूरा दर्शन अधूरा होता है। तो जब मैं आज वाराणसी में घूम रही थी और इस तिराहे पर आई तो मुझे लगा कि आज अपने सुदर्शन के दर्शकों को कामाक्षा तिराहे पर रुककर माँ कामाक्षा के दर्शन करा भी देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ खासतौर पर कहा जाता है कि ये एक ऐसा तिराहा है जो राजनीति का तिराहा कहा जाता है। यहाँ हर थोड़ी देर पर चाय की छोटी दुकानें होती है जहां पर अमूमन राजनीति की बात होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 जून को लेकर हर कोई यहाँ चर्चा कर रहा है। 1 जून को लेकर यहाँ चर्चा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 10 सालों से चुन लिया गया है अपने बेटे के रूप में। इस बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने वाले हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जब मैं 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटों में मैं काशी में घूम रही हूँ और आज जब दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रही थी तो मैंने कुछ लोगों से यूं ही रुककर बात करने का प्रयास किया। आप यकीन नहीं करेंगे, न केवल काशी बल्कि काशी से लेकर दक्षिण तक के वो लोग जो यहाँ पर आज काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने भी कहा कि देश में इस बार कोई अंडर करंट नहीं है, लहर मोदी की ही है और मोदी का जो टारगेट है 400 पार का, वो टारगेट पूरा होने वाला है और टारगेट खास तौर पर दक्षिण से पूरा होगा। ठीक है, तो आपने दक्षिण की बात की, आपने लोगों से चर्चा भी करी लावनी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि जनता से जो हमने बात की, अगर मुझे प्रोडक्शन से गो हेड मिल जाए तो मैं उस पर भी चला जाऊंगा कि भाई वहां पर क्या जो प्रतिक्रिया जो दी थी। लेकिन महत्वपूर्ण है ये बात और हम आपको सुनाने का भी प्रयास करते हैं। क्या चर्चा की गई वो आपको सुनाते हैं। में तो इस बार कहा जा रहा है बहुत बदलाव होने वाला है, लग रहा है क्या कुछ का? पता नहीं, चल तो रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, इस बार क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या देश में बदलाव आएगा? क्या प्रधानमंत्री पुनः मोदी हो सकते हैं या कुछ बदलाव हो सकता है? तो बदलाव की तो कोई बात नहीं है, मोदी ही तो आएंगे ही। कारण बताइए, क्यों मोदी आ रहे हैं ना, आप खुद देख रहे हैं ना। नहीं, हम तो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कारण है कि मोदी क्यों रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, रेल स्टेशन सब। 500 साल से चल रहा था अयोध्या, वो बना दिया, और क्या चाहिए? रीजन तो राम मंदिर है, उससे बड़ा रीजन कोई हो ही नहीं सकता। बाकी विकास के मुद्दे तो हैं ही। मैं आंध्र प्रदेश से आएगा। आंध्र प्रदेश से है सर। आंध्र प्रदेश में तो सर इस बार कह रहे हैं कि कुछ नया और कुछ बदलाव होने वाला है। चुनाव तो हो चुका है वहाँ पर। मैंने क्या न्यूज़ लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार? क्या मोदी सरकार वापसी है या कुछ बदलाव? या मोदी सरकार अच्छा आएगा। सरकार अच्छे है। रीजन बताइए। रीजन है वो भगवान का हिंदुस्तान पूरा सुपर है। रीजन है एपी में मोदी साहब से डेवलपमेंट चाहिए। मोदी साहब से अयोध्या निर्माण के बहुत अच्छा। आंध्र में मोदी सरकार बहुत अच्छा। तो इस बार मतलब आंध्रा से आने वाली है बढ़िया सीट मोदी सरकार, बहुत अच्छा। एनडीए गुट में एपी आंध्र में एनडीए मैम, आंध्र में एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, टीडीपी, जनसेना एंड बीजेपी. He is most powerful prime minister in India. He developed mostly India. He is for Hindus. That's all. Modi ji for Hindu. जय हिंदू. मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी जी अच्छा। मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे पहले बता दिया। देवालय को मोदी को अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। तो अब की बार 400 पार करवा रहे हैं आप लोग? हाँ। प्रेजेंट बीजेपी सेंट्रल में। Why? There must be some reason ना? Why you want मोदी सरकार again? क्यों चाहते हैं वापस? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा चलिए।
तो देखिए, ये तो काशी में मौजूद हैं लावनी हमारे साथ, और वो चर्चा कर रही थी लोगों के साथ और पूछ रही थी कि भाई इस बार क्या है चुनाव का मिजाज, आपका मूड क्या है। तो बिना कई जगह तो ऐसा है कि सवाल पूछा भी नहीं तो मोदी मोदी कहने लगे, और वो है क्योंकि वाराणसी उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है और आध्यात्मिक केंद्र भी है, और राम मंदिर का मुद्दा भी जनता को भली भांति याद है। पर क्या जिस तरीके से 400 पार की बात कही जा रही है और ये वोटों में तब्दील होगा क्या? हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, उन पर भी जाएंगे। लावनी भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी काशी से, सभी से हम संपर्क साधेंगे, सभी से बात करेंगे। मैं चाहूंगा लावनी, आपके साथ तो मैं यहाँ पर हूं ही, आप ये बताइए कि भाई जो मोदी की गारंटी की बात है, दक्षिण भारत में इतना मतलब कॉन्फिडेंटली अगर कहा जा रहा है, दक्षिण की जनता जो आपको काशी में मिली उन्होंने तो मोदी मोदी कह ही दिया, मोदी मोदी कह ही दिया, लेकिन अब क्या ये सीटों में भी तब्दील होगा? और मैं चाहूंगा हमारे जो गेस्ट हैं तब तक वो भी रेडी हो जाएं ताकि उनसे भी हम चर्चा कर लें। बिल्कुल शिवम, ये इसलिए कहा जाएगा कि मोदी मोदी होगा। उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप 2014 से लेकर 2019 तक का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 370 और एनडीए के 400 पार का जब एक टारगेट रखा, तो ये टारगेट अचीव करने के लिए ज़रूरी था कि साउथ यानी दक्षिण के द्वार को खोला जाए और वहाँ पर संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य किए जाए। इसलिए ज़रूरी हो गया कि कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे गठबंधन तैयार किए जाएं जो इस टारगेट को यानी 400 पार को लक्ष्य और उद्देश्य में बदल दे। आप देखिए कि अन्ना बलाई जिस तरीके से कार्य करते हुए नजर आते हैं संगठनात्मक स्तर पर, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ एक बार फिर से बीजेपी का गठबंधन होता है, जिस तरह से तेलंगाना में अमित शाह गरजते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से बार बार कर्नाटक में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण के नाम पर आड़े हाथों लेते हैं, एक एक चीज को माइन्यूटली यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। और जिस तरीके से अपनी धमक भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिखाई है, मोदी की गारंटी, विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की गारंटी, इस पे स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या पूरी एनडीए 400 पार के नारे को केवल नारा नहीं मान रही है, वो हकीकत में बदलने का एक लक्ष्य और उद्देश्य भी तैयार कर रही है। और उसके लिए दक्षिण में उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसी का एक असर है जो आज आपने खास तौर पर देखा। क्योंकि मैं तो काशी की गलियों में घूम रही हूँ और यहाँ पर कहते हैं जब आप काशी पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक मिनी भारत होता है। आप देखिए कि काशी को प्रधानमंत्री ने कैसे दक्षिण से जोड़ दिया। तमिल संगमम कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है, जो खास तौर पर दक्षिण को कहा जाता था कि काशी से या फिर उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ दक्षिण पंथ है और यहाँ पर बहुत सारे मत हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो यहाँ पर पहली बार संसदीय क्षेत्र में सांसद चुनकर आते हैं तो उन्होंने ये प्रयास किया कि काशी को अब सबसे जोड़ना है। काशी अपने आप में एक शहर नहीं है, काशी अपने आप में एक केवल धर्म और अध्यात्म का केंद्र नहीं है, काशी अपने आप में एक जीवन है, जीवंत दृष्टांत है, दृष्टिकोण है, जिसे दक्षिण से जोड़ा गया और इसी दक्षिण से जोड़ने का प्रयास आज सफल होता हुआ नजर आ रहा है। शिवम, और ये महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत करीब है, 1 जून कोई बहुत दूर नहीं है, फिर 4 जून आएगा, रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। और जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं हम आपकी टीवी स्क्रीन पर, इनको भी देखिए, इन आंकड़ों से भी समझिए कर्नाटक लोकसभा चुनाव के परिणाम 2014 में क्या थे, 19 में क्या थे, ये दक्षिण को साधते हुए हम जो बात कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए 2014 में कांग्रेस का क्या हुआ, 14 में 9 सीटें थी तो फिर 1 हो गई, फिर अन्य, ये सभी का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक लोकसभा क्षेत्र के परिणाम आपको बता रहे हैं। और ये है केरल लोकसभा में। देखिए केरल में बीजेपी का अगर खाता नहीं खुला तो क्या अब खुलेगा, क्या अब वहां पर कोई बढ़त मिलने वाली है? और केरल की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बात वहां की करेंगे। चलिए, आंकड़ों का जिक्र तो शिवम ने आपके सामने कर दिया है और अब आइए काशी से ही, क्योंकि मैं आपके साथ लगातार बनी हुई हूँ शिवम और अपने दर्शकों के साथ बनी हुई हूँ, इसलिए रण क्षेत्र में ये ज़रूरी हो जाता है कि एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़कर हम उनकी जो राय है वो भी अपने दर्शकों के बीच रखें। तो आज हमारे साथ रण क्षेत्र में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रणबीर सिंह पठानिया साहब है, कांग्रेस का पक्ष आशीष मिश्रा साहब रखेंगे, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी हमारे साथ होंगे और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं शुरुआत आशीष मिश्रा जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि मैं काशी में हूं, काशी की गली गली घूम रही हूं। यहाँ काशी में कहते हैं कण कण में शंकर हैं, लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ घर घर में मोदी है
और ख़ास तौर पर उस काशी में मैं हूँ जहाँ पर मिनी भारत बसता है। और आप देखिए साउथ से, दक्षिण से जो लोग यहाँ रहे हैं वो भी कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। आशीष मिश्रा जी। आप काशी में गई, लेकिन आप काशी में उस जगह पे नहीं गई होंगी जहाँ पे बीएससी यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला को बंदूक की नोक पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। इस जगह पे तो आप नहीं गई होंगी और जाएंगे भी नहीं, और स्वाभाविक है वो नहीं होगा। आप काशी में गई होंगी, काशी में आपको एक चीज और नहीं दिखा होगा, काशी में आपको ये नहीं दिखा होगा कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ पे मंदिर थे, उन मैं आपको मंदिरों को आमंत्रण दे रही हूँ कल 12 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम करने वाली हूँ, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पर 6 बजे के कार्यक्रम में इस वक्त आपको सीधे लाइव आमंत्रण दे रही हूँ कि आप उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सुदर्शन न्यूज वहाँ पहुँचता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर आपकी सीमाएं खत्म हो जाती है। अब आप अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया। चलिए बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए बात। मैं आज सुबह ही आया हूँ वाराणसी से दिल्ली, ठीक है? मुझे थोड़ा सा पहले बता दिए होते तो मैं पक्का वहाँ पे मिलता और आपका हाथ पकड़ के मैं उन गलियों में लेके जाता कि जहाँ पे जिन मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जगह छोड़ी गई है। आप जिस कॉरिडोर की बात कर रही हैं, आप संत रविदास नगर के पीछे के मोहल्ले में गई हो, वहाँ पे आप नहीं गई होंगी, क्योंकि वहाँ पे आज पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, कुएं से वहाँ पानी खींचे जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं जाओगे। देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की बात करते हैं, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उस गंगा के किनारे आप जाके लोगों से पूछिए कि जिसमें कोविड के समय पे लाशों का ढेर बह रहा था, किसका पाप है ये सब? नमो घाट रोड, ठीक है, ये एक तरह से आकर्षण का केंद्र है और दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी चीजें हैं, नो डाउट किया गया है। आशीष जी, आप लोगों ने खिड़किया घाट कहा जाता है ना इसे, आप तो आपने कहा ना वाराणसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, नमो घाट खिड़किया घाट से, और इसे कहा जा रहा था कि वीरान घाट में तब्दील हो गया था, कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन वहां पर आज इस कदर वहां पे विकास किया गया है कि वहां पर पर्यटन भी दिखता है और दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वहीं नजर आता है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात काशी की जनता कह रही है, और आपने सुना भी कि काशी की ही जनता का वो वक्तव्य हमने इस रिपोर्ट में आपके सामने रख दिया। मैं पुनः अभी चाहूंगी, शिवम स्टूडियो में है, वो जरूर वो आपको फिर से वो बयान सुनाए कि काशी की जनता क्या कहती है। बहरहाल चलिए, ठीक है, मैं आशीष जी पुनः आपके पास आती हूँ, क्योंकि रणबीर पठानिया जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, अभी समय है, आ रही हूँ मैं आपके पास। रणबीर पठानिया जी, काशी बोले मोदी मोदी, लेकिन आशीष जी को ये नजर नहीं आता वो विकास और विरासत जिसका दम आप लोग भरते हैं, आशीष जी और कांग्रेस को और तमाम इंडी गठबंधन को वो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ काशी बोले मोदी मोदी। रणबीर पठानिया जी, आपका एक बड़ी विस्तृत एक रिपोर्ट इसके बारे में लॉन्च की गई है, विकास और विरासत, और विरासत के साथ साथ अपने आप में आत्मनिर्भर बनाना, इस देश की को नंबर 5 की होड़ में जिसे कहते हैं खड़ा करना, 2047 के लिए एक एक्शन प्लान बनाना, और एक्सटर्नल जिसे कहते हैं बाहरी एक क्षेत्र में, एक्सटर्नल अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का एक नया कद बनाना। लेकिन वो दूसरी बात है, कांग्रेस को दिखता नहीं है। मैं बड़ी बात ना करते हुए सादा स्पष्ट शब्दों में आ जाऊं कि 7 दशक हो गए, लेकिन अभी भी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पूरे भारत पानी नहीं, लेकिन हर जल घल के तहत 27 करोड़ आपकी डिस्टरबेंस है बड़ी, आपके वहां से आ रही डिस्टरबेंस, मेरे ख्याल से आप बाहर खड़ी हैं शायद। आवाज कैरी हो रहा है प्रॉपर? चलिए, मुझे लगता है शायद रणबीर जी को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं हमारे साथ
चौधरी जी इस वक्त संदीप चौधरी जी मौजूद हैं एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संदीप चौधरी जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि काशी में देखिए, जब से मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इतना तो तय है कि यहाँ पर ज़्यादातर कहना चाहिए कि लोगों का मानना है कि इस बार मोदी रिटर्न्स की कहानी लिखी जा चुकी है। चौधरी जी। देखिए लावनी जी, बनारस एक ऐसा शहर था, एक ऐसी लोकसभा थी जो कहीं न कहीं गुमनाम हो रही थी, और जब से मोदी जी ने बनारस में कदम रखा, बनारस विश्व पटल पर चमका है और एक आकर्षण का केंद्र बना है, संस्कृति का केंद्र बना है और डेवलपमेंट का दूसरा नाम आज बनारस बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इतना कुछ मोदी सरकार ने या मोदी जी ने बनारस को दिया है, तो बनारस की जनता का भी एक दायित्व बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भारी बहुमत से मोदी जी को जिताए। मोदी जी 2014 में जितनी वोटों से जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से मोदी जी 2019 में जीते थे, और 10 साल का काम मोदी जी का मुझे लगता है बनारस में इस बार और ज्यादा मार्जिन से और ज्यादा वोटों से जीतने का काम मोदी जी बनारस के अंदर करेंगे। संदीप जी, ये तो बनारस की बात हुई। महत्वपूर्ण ये है कि जिस टारगेट को निर्धारित किया गया है, जो लक्ष्य और उद्देश्य जीत के लिए रखा गया है 400 पार, उसमें खास तौर से दक्षिण की बहुत भूमिका मानी जा रही है। काशी में आए हुए जो दक्षिणपंथी हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश से हो या फिर केरल से हो या तमिलनाडु से हो, आज मैंने उनसे बात की, उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार कमल खिल रहा है दक्षिण में बम्पर तरीके से। लेकिन फिर भी विपक्ष ये कहता है कि उत्तर में हाफ, दक्षिण में साफ। देखिए लावनी जी, विपक्ष अपने तरीके से बात करता है, लेकिन ये हकीकत है जिस तरीके से बीजेपी ने पहले नॉर्थ में मेहनत की थी और नॉर्थ में मजबूती के साथ पार्टी उभर कर आई थी, अब की बार मोदी जी और आप कह सकते हैं बीजेपी या आरएसएस का टारगेट था कि बीजेपी को साउथ में मजबूत किया जाए। और आपने देखा, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार साउथ के दौरों पर रहे, साउथ में प्रोग्राम किए, डेवलपमेंट की जो स्कीम थी हजारों करोड़ की, वो चीजें वहां पर इम्प्लीमेंट हुई। और तो इस बार साउथ बदला हुआ है। 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कितना मोदी सरकार बदल पाई और कितना सपोर्ट साउथ से मिल रहा है, क्योंकि उड़ीसा से भी पॉजिटिव खबर है बीजेपी के लिए, केरल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तमिलनाडु से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। तो 4 तारीख तक का आप इंतजार कीजिए, विपक्ष को जवाब मिल जाएगा। ठीक है अशोक यादव जी, दक्षिण से अच्छी खबर आ रही है मोदी के लिए। अशोक यादव जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से मोदी जी सांसद बने, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कम उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बोल रही हैं, जो आपने नारा दिया, काशी बोले मोदी मोदी, लेकिन वो नारा वहां की जनता कुछ और लगा रही है। वहां की जनता कह रही है कि काशी बोले झूठे मोदी, माँ गंगा बोले झूठे मोदी, क्योंकि उन्होंने काशी से भी झूठे वादे किए, माँ गंगा से भी झूठे वादे किए। अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि 48 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे काशी आए हुए। यहाँ पर जितनी गर्मी का तापमान जो बढ़ा हुआ है, उतनी ही तपिश चुनावी है, और यहाँ पर जनता में वो तपिश मोदी को लेकर अब भी बरकरार है। आप कह रहे हैं कि झूठे मोदी, लेकिन आप यकीन मानिए कि आज मैं कम से कम 1 घंटे इस तपती हुई धूप में लोगों से सिर्फ बात कर रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि इस बार भी मोदी ही आ रहे हैं। घर घर मोदी का नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अभी हमने अपना जनता का सांसद कार्यक्रम, मैंने अभी आपने सुदर्शन न्यूज़ पर अगर शायद देखा हो तो आपको देखना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ की जनता क्या कह रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये जनता कह रही है। लावनी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, जो उन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था उसका क्या? जो उन्होंने माँ गंगा को लेकर के कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे, गंगा साफ हो गई? आज भी लगभग 30% जो सीवेज वाटर बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डायरेक्ट गंगा जी में नहीं बह रहा है। तो आप देश के प्रधानमंत्री होकर के अपने संसदीय क्षेत्र में और उस माँ गंगा के सामने, जिस माँ गंगा की कसम खाते हैं लोग सच बोलने के लिए, उस माँ गंगा के सामने खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं। तो इससे बड़ी झूठ की पराकाष्ठा क्या हो सकती है लावनी जी, कि जो माँ गंगा के नाम पे झूठ बोल दे, जो धर्म नगरी काशी के नाम पर झूठ बोल दे, उससे मतलब आप क्या उम्मीद कर सकती है? उससे कौन सी गारंटी की बात आप कर रही हैं?
देश की जनता जब टीवी पे विज्ञापन देखती है मोदी की गारंटी, तो जनता हंसती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके लिए इंतजार करने में अब बस कुछ ही समय का वक्त रह गया है। खास तौर पर अब 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, 1 जून को आखिरी चरण है। लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण यह है कि आपने घाटों का जिक्र किया। मैं फिर कहूंगी कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं काशी आई हुई हूं और मैं अपनी आंख से देख रही हूं कि किस तरीके से घाटों की साफ सफाई हुई है, किस तरह से घाटों का पुनर्निर्माण हुआ है। उस 80 घाट की हालत जो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले यहाँ पर टूटी सीढ़ियाँ नजर आती थी, लोग गिरते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, आज मैंने खुद अपनी आंखों से उस बदली हुई तस्वीर को देखा है। बहरहाल विपक्ष के अपने दावे हैं और होने भी चाहिए। 4 जून का इंतजार जरूर करेंगे। एक छोटा सा इंतजार यहाँ पर हम सभी को करना पड़ेगा, दर्शकों को करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रणवीर पठानिया जी जुड़े हुए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है? विपक्षियों के तार और तीखे होते जा रहे हैं, उनके वार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तीखे वारों के बीच में क्या सोचती है, इस ब्रेक के बाद जानने का प्रयास करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं। में तो इस बार कहा जा रहा है बहुत बदलाव होने वाला है, लग रहा है क्या कुछ का? पता नहीं, चल तो रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, इस बार क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या देश में बदलाव आएगा? क्या प्रधानमंत्री पुनः मोदी हो सकते हैं या कुछ बदलाव हो सकता है? तो बदलाव की तो कोई बात नहीं है, मोदी ही तो आएंगे ही। कारण बताइए, क्यों मोदी आ रहे हैं ना, आप खुद देख रहे हैं ना। मोदी क्यों रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, रेल स्टेशन सब। 500 साल से चल रहा था अयोध्या, वो बना दिया, और क्या चाहिए? रीजन तो राम मंदिर है, उससे बड़ा रीजन कोई हो ही नहीं सकता। बाकी विकास के मुद्दे तो हैं ही। मैं आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश से है सर। आंध्र प्रदेश में तो सर इस बार कह रहे हैं कि कुछ नया और कुछ बदलाव होने वाला है। चुनाव तो हो चुका है वहाँ पर। मैंने न्यूज़ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार? क्या मोदी सरकार वापसी है या कुछ बदलाव? या मोदी सरकार अच्छा आएगा। सरकार अच्छा है। रीजन बताइए। रीजन है वो भगवान का हिंदुस्तान पूरा सुपर है। रीजन है एपी में मोदी साहब से डेवलपमेंट चाहिए। मोदी साहब से अयोध्या निर्माण के बहुत अच्छा। आंध्र में मोदी सरकार बहुत अच्छा। तो इस बार मतलब आंध्रा से आने वाली है बढ़िया सीट मोदी सरकार, बहुत अच्छा। एनडीए गुट में एपी आंध्र में एनडीए मैम, आंध्र में एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, टीडीपी, जनसेना एंड बीजेपी. He is most powerful prime minister in India. He developed most India. He is for Hindus. That's all. Modi ji for Hindu. Jai Hindu. मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी जी अच्छा। मैंने सवाल नहीं पूछा, मैंने पहले बता दिया। देवालय को मोदी को अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। तो अब की बार 400 पार करवा रहे हैं आप लोग? हाँ। प्रेजेंट बीजेपी सेंट्रल में। Why? There must be some reason ना? Why you want Modi सरकार again? गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो। राजनीतिक दल है, राजनीतिक गठबंधन है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको मन बनाना चाहिए। क्या एक दिन कुछ कहते हैं, एक दिन और कहते हैं, मन बना ले, पहले उनकी धारणा क्या है? अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की
गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा। जय बांग्ला, बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होगा। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ते सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। तो काशी से मेरी मौजूदगी लगातार बनी हुई है और काशी में रहकर मैं लगातार लोगों से बात करने का प्रयास कर रही हूँ कि इस बार क्या वाकई 400 पार होगा या फिर बदल जाएगी सरकार। हालांकि जिस तरह से काशी का माहौल है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विशेषकर आज भी काशी के दिलों में बसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल रणबीर सिंह पठानिया जी के पास अब चलना चाहती हूँ। रणबीर जी, ब्रेक से पहले आशीष जी के अपने दावे हैं, अशोक जी के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच काशी में अब भी हर हर मोदी नजर आ रहा है, घर घर मोदी नजर आ रहा है। काशी में ही ये भी नजर आता है कि दक्षिण में किस तरीके से इस बार कमाल से कमल खिलने वाला है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब झूठी हवाएं हैं, अंडर करंट कुछ और है। रणबीर पठानिया जी, देखें, जो आपका विषय है लावनी जी, उसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू, आप महात्मा गांधी जी का एक रिकॉर्डेड अगर स्टेटमेंट देखें तो विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हैं, लेकिन उनकी जो दशा थी काशी में, महात्मा गांधी जी ने भी उस पर अपना खेद जताया था। इंदिरा गांधी जी ने भी कि काशी का पुनर्जीवन, विश्वनाथ का पुनर्जीवन, शिव परम भक्त थी वो शिव की, लेकिन काशी का पुनर्जीवन कर नहीं पाई। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ ने, इस काशी विश्वनाथ एक लोकसभा क्षेत्र तो है ही है, और इस लोकसभा क्षेत्र में सड़क की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या स्वच्छ भारत की बात करें, इन सब में वाराणसी एक टीम लीडर उभर के आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेम्पल इकोनॉमी, और जिसे कहते हैं धार्मिक पर्यटन का अपने आप में एक अनूठा नमूना, जो पूरी देश को नहीं पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ के पुनर्जीवन के साथ, और जैसे आपने कहा विकास और विरासत का एक नया एक कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया जो पूरी दुनिया को दिया है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको एमुलेट करना चाहिए बाकी लोकसभा क्षेत्रों में, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में, बाकी इलाकों में, कि विकास और विरासत का कैसे चुने हुए प्रतिनिधि इस पे चल सकते हैं। और जैसे दूसरा जो विषय आप टेकअप कर रही हैं, मैंने कहा कि कर नहीं पाए, दूसरा नहीं, और तीसरा जो विषय आप कह रही हैं कि साउथ, मिशन साउथ की जो बात करें भारतीय जनता पार्टी की, पिछले चुनावों में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 3 जो राज्य थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ही एक निराशाजनक एक प्रदर्शन रहा था। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया, और खासकर साउथ में भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, या चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, एक तो अपना आउटरीच वहां के स्थानीय विषयों के साथ करने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रणबीर जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आशीष जी के पास जाना चाहती हूँ। आशीष जी, ठीक है, आशीष जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही हो तो महत्वपूर्ण ये है कि जब काशी में मैं आई तो यहाँ पर काशी तमिल संगमम का जिक्र होता है। जब मैं काशी में आई तो यहाँ पर जिक्र होता है कि दक्षिण पंथ को किस तरीके से कांग्रेस सरकार में एक अलग तस्वीर के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। दक्षिण पंथ यानी सीधे तौर पर ईश्वर से अपने आप को जोड़ना। आज खास तौर पर अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हो, कुछ लोगों से जो मैंने बात की थी, अभी फ्लैश हो भी रहा था, लोग कह रहे थे कि अयोध्या का मंदिर बन गया है। नरेंद्र मोदी ने भावनाओं को समझा है, हिंदू भावनाओं को समझा है, और इस बार इसीलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण में कमल खिल रहा है। क्या कांग्रेस पर ये जो आरोप लग रहा है कि उन्हें हिंदू भावनाओं को आहत किया, इससे तो कहीं आप लोगों को सेटबैक नहीं लगने वाला है और आप इसे समझ नहीं पा रहे? आशीष जी। लावनी जी, देखिए 4 तारीख कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी की पूरी झूठ के
झूठ के नींव पर इनकी पूरी इमारत बनी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिमंडल के लोग, कोई कहता है 7 करोड़ नल कनेक्शन दिए गए, तो कभी प्रधानमंत्री जी सुबह कहते हैं 10 करोड़, शाम तक पहुंचते पहुंचते कहते हैं 11 करोड़। उसके बाद अब भी प्रवक्ता महोदय ने तो हद ही पार कर दिया, इन्होंने कहा 27 करोड़ नल कनेक्शन दिए गए, नल से जल घरों तक लोगों के पहुंचाया गया। देखिए, वाराणसी का जो चुनाव है, मैं आपको बोलता हूँ कि जो आप कल प्रोग्राम करने की बात कर रही है ना, तो आप वहां पे ये पूछिएगा, या तो आप मुझे अब भी बता दीजिए, मुझे वहां पे एक यूनिवर्सिटी जो बनाई गई हो 10 वर्ष के शासनकाल में, वो एक नाम बता दीजिए। वो मेडिकल कॉलेज मुझे बता दीजिए जो बन गया है, तैयार हो गया है और वर्किंग है पिछले 10 वर्षों में, एक वो नाम बता दीजिए आप। इसी के साथ आप वहां पे कोई एक फैक्ट्री मुझे बता दीजिए जो बन के तैयार हुई हो। वाराणसी की गलियों में आप जाएंगी, वहां पे देखेंगी ना, देखिए रोप लाइट लगा के चमका के, ये चंदे से मिले हुए जो चंदे लेकर धंधे दिए गए थे, उस पैसों से ये रोप लाइट चमकाई जा रही है। इन्होंने कोई नए घाट को बताया नहीं। जो आपने सीढ़ी पे फिसलने की बात की थी ना, तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी खुद अपने पैरों में लड़खड़ा के वहीं गिरे थे, क्योंकि करनी जैसी होती है ना, वो सामने ही आती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा माँ लेकिन मुझे वो भी तस्वीर याद है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने घाटों को स्वच्छ करने का बीड़ा जब उठाया था और बहुत बातें हुई थी, तो सबसे पहले झाड़ू भी उन्होंने उठाकर सफाई शुरू की थी और उसके बाद एक आदर्श के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया था। बहरहाल संदीप जी, आपके पास आ रही हूँ। आशीष जी को काशी में कोई भी विकास नजर नहीं आता। वो कहते हैं ये तो पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ से चुनाव जीते नहीं जाएंगे। आशीष जी, माफ कीजिएगा, संदीप जी। देखिए लावणी जी, आशीष जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, पार्टी लाइन के तहत इनको बोलना होता है। ये इस बात को नहीं कह सकते कि बनारस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, बनारस के अंदर लोगों को रोजगार मिला है, बनारस की जो गलियां हैं आज वो बेखौफ हो गई हैं, क्योंकि कभी वहां मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का दबदबा हुआ करता था, जो गाड़ी के ऊपर बैठकर राइफल लेकर निकलते थे, और तुम्हारे सनातन धर्म के लोग, हमारे लोग, पंडित समाज के लोग, सभी लोग जी। ठीक है, चलिए समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मैं आप सभी को बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना ज़रूर है, देखिए काशी से एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। कहानी 10 सालों के बाद की है, कहानी विकास और विरासत की है। ये कहा जा रहा है कि इस बार काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे। न केवल यहाँ की जनता अपना MP चुनेगी, बल्कि PM भी चुनेगी। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि काशी से जो बात निकलेगी दूर तक जाएगी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।